वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर सिस्टम शोन बिलो, आल्सो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है और आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 2x2 का ग्रिड है। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे काफी बड़े बड़े ग्रिड दिए थे, जबकि इसके पहले हमने 7x7 तक ग्रिड हमने सॉल्व किए थे, जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल, ऐसे टोटल 7x7 के ग्रिड्स थे। काफी सारे उसमें फोर्सेस थे, 4 से 5 फोर्सेस थे, है ना। काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये बहुत ही छोटा ग्रिड है, फोर्सेस भी बहुत कम है। ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 का ग्रिड है। देखो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर आप देखें, लेंथ यहाँ पे दिया है 2 मीटर हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली 3 मीटर है। और ये 2x2 के छोटे वाले ग्रिड में सिर्फ 2 फोर्सेस दिए हैं, एक है 450 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स और दूसरा 722 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स। यहाँ पे पॉइंट ए दिया है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। और रिजल्टेंट के साथ साथ आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा। देखो ग्रिड की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको दिक्कत बस कहां आती है पता है? आपको दिक्कत आती है सिर्फ मोमेंट में। आपका मोमेंट बस क्लियर होना चाहिए, और मोमेंट अगर आपको प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखना है मोमेंट का, तो आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट के वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दिए थे, वहां से आप मोमेंट की प्रैक्टिस करो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बस वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आएंगी। तो हमें रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है वो पहले समझ लो। रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। देखो आपको 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं आर यानी रिजल्टेंट फोर्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। कुछ बुक्स में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ऐसा दिया होगा, तो कुछ बुक्स में समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई ऐसा लिखा होगा, या फिर कुछ बुक्स में समेशन ऑफ एच एंड समेशन ऑफ वी ऐसा लिखा होगा। एक ही बात है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा है वो, ठीक है। तो बस आपको यही आपको चेक करना है कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर क्या लेके पढ़ा रहे, जो भी आपको फार्मूला पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। तो फार्मूला तो इनडायरेक्टली हमने आपको बता दिए। अब आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला बताते हैं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट का एंगल, जिसको थीटा से शो किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। वर्टिकल ऊपर और हॉरिजॉन्टल नीचे। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी उसका एंगल थीटा मिलता है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना होता है, लेकिन पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें निकालना होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, दोनों अलग अलग निकालना होता है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फार्मूला आपको ये यूज करना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। देखो ये फार्मूले से आपको x इंटरसेप्ट मिलता है, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट o इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ x इनटू y। ये फार्मूले से आपको y इंटरसेप्ट मिलता है। y इंटरसेप्ट मतलब y का वैल्यू, x इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू। दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन है ये उसका लेफ्ट हैंड साइड समेशन ऑफ o यानी ओरिजिन पॉइंट। अभी यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे जो पॉइंट है वो a दिया है, तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ ma एंड समेशन यहाँ पे a करेंगे, ओ नहीं ए करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए दिया है। इसीलिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आपको फिर वहां पे ओ लेके सॉल्व करना है। ओ यानी ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन का नाम ए दिया है तो हमने ए लिया है। तो फाइनली इससे आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट मिलता है, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब ये फार्मूले से इतना तो पता चल गया होगा कि आपको 2 चीजें निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। इसी से रिजल्टेंट मिलता है, थीटा मिलता है, एंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी मिलता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। लेकिन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई अगर आपको समेशन करना है, क्या होता है, हमने आपको कहा था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन आप यहां देखो, यहां 2 फोर्सेस है और दोनों इंक्लाइन है। यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन फोर्सेस का क्या, तो कभी भी ध्यान में रखो, इंक्लाइन फोर्सेस का कभी भी समेशन नहीं होता। समेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का ही होता है, इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन नहीं होता।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहां पे वही करेंगे, ये 722 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको 450 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको वो इंक्लाइंड फोर्स का एंगल पता होना चाहिए कि वो इंक्लाइंड फोर्स कितने डिग्री से इंक्लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 722 न्यूटन जो इंक्लाइंड फोर्स है उसका एंगल आपको पता है क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। देखो आपको ये एंगल पता है क्या, ये एंगल को बोलो मान लो अल्फा, इसको हमने मान लिए अल्फा। क्या आपको ये एंगल पता है कि आपको नहीं? क्वेश्चन में कहीं दिया है, डायग्राम में कहीं दिया है? नहीं। उसी तरह से ये 450 न्यूटन जो इंक्लाइंड है, ये उसका एंगल अगर हम यहां ले ले कोई, अगर हम यहां ले ले एंगल बीटा, तो क्या आपको ये एंगल पता है? नहीं। आपको अल्फा और बीटा यानी दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल नहीं पता। दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस इंक्लाइंड तो है लेकिन कितने डिग्री से इंक्लाइंड है वो नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये दोनों का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा बीटा। एक बार एंगल मिल गया तो वो एंगल का यूज करके ये दोनों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ही उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। और एक बार दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस रिजॉल्व हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो फिर आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करना है। और एक बार समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई हो गया तो वो सब कुछ यहां पे यूज करो, आपको ये एक एक करके मिल जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? चलो अब सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? तो अल्फा निकालने के लिए आप वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करो ना। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? देखो बता देते हैं आपको कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अल्फा अगर आपको निकालना है तो यहां से लेके ऐसा, ये देखिए आपको 722 न्यूटन का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल। आपको बस क्या करना है, ये ट्रायंगल में अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड क्या है वो चेक करना है, तो आपको एंगल अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो अल्फा के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये हो गया, एडजेसेंट साइड ये हो गया। अपोजिट साइड 3, एडजेसेंट साइड 2 है कि नहीं? तो अपोजिट ये है 3 मीटर, क्योंकि दिया हुआ है 3 मीटर ऑलरेडी, ये 3 मीटर दिया है। ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे हमने ये ऐसा ट्रायंगल ले लिया है, हमने ये ऐसा ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, और यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये अल्फा के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट 3 एडजेसेंट 2, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट करो। तो हम यहां पे कैलकुलेशन पार्ट लिख रहे हैं। अल्फा एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 3/2। तो चलो देखते हैं ये क्या आता है। तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। कैलकुलेटर आपको ऑब्वियसली एग्जाम में अलाउड होगा ही। सो कैलकुलेटर में अगर आप 3/2 करेंगे tan इनवर्स में तो आएगा 56.309 डिग्री का एंगल आएगा अल्फा। और कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। अगर डिग्री मोड में नहीं है, कोई दूसरे मोड में है तो रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, तो 56.309 डिग्री का एंगल मिल गया। 722 न्यूटन अल्फा डिग्री से इंक्लाइन है, अल्फा मिल गया। और अब हम ये अल्फा का यूज करके अब हम ये एंगल का यूज करके ये 722 न्यूटन जो इंक्लाइन फोर्स है अब हम उसको रिजॉल्व करेंगे। इट मीन्स उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखो इधर एक पार्ट शो करेंगे, इधर रहेगा हॉरिजॉन्टल पार्ट और इधर रहेगा वर्टिकल पार्ट। ये देखिए इस तरह से, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब कौन से कंपोनेंट में क्या लिखना है जरा वो समझ लो। ये एंगल हमें मिल गया अल्फा यानी 56.309। तो यहां पे हम कितना एंगल मिला वो लिख लेंगे 56.309। तो इसको रिजॉल्व करेंगे। एंगल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल है, हॉरिजॉन्टल ही एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो कॉस एंड वर्टिकल कंपोनेंट लिखो साइन, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करते समय इंक्लाइन फोर्स का एंगल जो साइड के साथ होता है वो साइड का कंपोनेंट आपको कॉस लिखना है। तो इधर लिखना है आपको कॉस ऑफ 56.309, कॉस ऑफ 56.309 और इधर हम लिख लेंगे साइन ऑफ 56.309। ठीक है, इस तरह से हमने 722 न्यूटन जो इंक्लाइन फोर्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इधर उसका कॉस कंपोनेंट जाएगा, इधर उसका साइन कंपोनेंट जाएगा। कंफर्म? आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट ये 450 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है, इसको भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका एंगल हमने क्या नाम दिया उसको,
इसके एंगल को हमने नाम दे दिए बीटा। तो चलो अब हम ये एंगल बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, उसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो एंगल बीटा के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जरा ध्यान दो आप। देखो ये ट्रायंगल ऐसा उल्टा बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, उल्टा ट्रायंगल बनेगा ऐसा। ये देखिए ये ट्रायंगल ऐसा उल्टा ट्रायंगल है। तो अगर आपको बीटा निकालना है तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। बीटा अगर आपको निकालना है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा उल्टा वाला, तो अगर आपको बीटा एंगल निकालना है तो ये अपोजिट साइड 3 मीटर और ये एडजेसेंट साइड 4 मीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो हम वहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे वो ऐसा उल्टा है, ये देखो ऐसा ट्रायंगल है वो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, अपोजिट साइड 3 एडजेसेंट साइड 4 हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू, हम यहाँ पे फिर से फार्मूला यूज करेंगे tan का। सो tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी 3/4 अपोजिट साइड 3 एडजेसेंट 4। सो बीटा इक्वल टू, कैलकुलेटर में करेंगे 3/4 करेंगे तो ये एंगल आ चुका है 36.869 डिग्री का एंगल। तो दोनों एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अल्फा मिला 56.309 एंड बीटा मिला 36.869। इसका मतलब ये है कि 450 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए था, एंगल मिल चुका है। ठीक है, एंगल मिल चुका है और अब ये 450 न्यूटन को ऐसा रिजॉल्व कर लेंगे। एक बार एंगल मिल गया तो उसका यूज करके रिजॉल्व करना आसान है ना। तो इधर शो करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर शो करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एंगल लिख लेंगे, कितना है 36.869 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos ऑफ 36.869 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन ऑफ 36.869। ठीक है, इस तरह से हमने 450 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स का एंगल फाइंड आउट करके उसको हमने रिजॉल्व कर लिए। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, क्योंकि आगे चल के हमें उसका यूज करके समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करना है, तो हमने सब कुछ कर लिए। ठीक है, और ये जो हमने कैलकुलेशन पार्ट लिखा है, ये वाला, ये जो कैलकुलेशन पार्ट लिखा है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप चाहे तो शो करो एग्जाम में, ठीक है ना, सॉल्यूशन में। अगर आपने शो नहीं किए, डायरेक्टली कैलकुलेटर से एंगल निकाल के सीधा आपने इसमें शो किए तो भी चलता है। ये शो करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो शो करो, नहीं किए तो भी चलता है, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो चलो अब हम फाइनली सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है चेक करो, 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और दोनों राइट साइड जा रहे हैं। दोनों के दोनों कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट राइट साइड जा रहा है और इसका कॉस कंपोनेंट भी राइट साइड जा रहा है। दोनों का हमें प्लस करना है, एडिशन करना है। तो हम यहां लिख लेंगे 722 कॉस ऑफ 56.309, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एक 450 कॉस ऑफ 36.869, ये दूसरा। ठीक है, बस दोनों का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करो तो ये आंसर आएगा 760.507 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। कितने वर्टिकल फोर्सेस है, 2। एक है साइन 56.309 जो ऊपर जा रहा है, ये प्लस में आएगा, और ये साइन कंपोनेंट जो नीचे जा रहा है ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लिख लेंगे। सो 722 साइन ऑफ 56.309 ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, और माइनस 450 साइन ऑफ 36.869 ये नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये आ चुका है 330.739 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मिल गया। ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में से एक भी अगर आंसर रॉन्ग हो गया तो सब कुछ आगे आने जो आप सॉल्व करोगे ना, सब रॉन्ग होने वाला है। रिजल्टेंट भी रॉन्ग निकलेगा, थीटा भी रॉन्ग निकलेगा, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी रॉन्ग निकलेगा। इसीलिए ये करेक्ट होना चाहिए और इसीलिए एंगल सही होना चाहिए, एंगल में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो फाइनली अब हम ये पूरा जो डाटा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का जो वैल्यूज है वो हम इसमें पुट अप करेंगे 1 बाय 1। इसको हटा देते हैं, इसका फिलहाल काम नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि हमने एंगल कैसे निकाले। और अब चलो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम ये यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे बस हमें वैल्यूज पुट अप करना है। ठीक है, तो हम इसी लाइन में यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे। अंडर रूट ऑफ
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 760.507 स्क्वायर एंड एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 330.739 स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं रिजल्टेंट का क्या वैल्यू आता है। एक ही लाइन में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है 829.312 न्यूटन। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन, 3 चीजें निकालनी है, उसमें से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं थीटा। और ये फार्मूला आपके सामने ही है, बस ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं और जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। इसी लाइन में हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी 330.739 डिवाइडेड बाय 760.507। देखते हैं थीटा क्या मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 330.739 डिवाइडेड बाय 760.507। तो ये आंसर आ चुका है 23.503 डिग्री। इस तरह से ये हमने थीटा एंगल फाइंड आउट कर लिए। इट मींस रिजल्टेंट का एंगल की रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, जो क्वेश्चन में भी लिखा है। और एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए दोनों फार्मूलेज आपके सामने हैं। इससे आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा और इससे आपको वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में कॉमन क्या है, समेशन ऑफ एम ए इसमें भी है, इसमें भी है। इसका वैल्यू पता है क्या? एम यानी मोमेंट। समेशन ऑफ मोमेंट का वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं। तो आपको पहले समेशन ऑफ मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार आपको मोमेंट मिल गया तो वो फिर इसमें पुट करना है और इसके थ्रू आपका एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, समझ गए? तो चलो मोमेंट हम निकालते हैं। और मोमेंट में ही गलती होती है, मोमेंट में ही गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोमेंट को अच्छे से समझ लो। तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट, और मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। और समेशन करने का रूल हम यहां यूज करें क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। देखो क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। दोनों के थ्रू सेम आंसर आता है, अलग अलग आंसर नहीं आता। आप क्लॉकवाइज प्लस लो या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के थ्रू सेम आंसर आता है। ठीक है ना, इसके पहले भी हमने हर वीडियो में बताई थी ये बात। तो चलो हम समेशन ऑफ एम ए यहां पे लिखे हैं। समेशन ऑफ एम ए यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। यहां पे जितने भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट कहां पे है वो आप चेक करो। मोमेंट अगर हम ए पॉइंट पे ले रहे हैं तो ए पॉइंट यहां पे, देखो यहां पे। तो मोमेंट का रूल, अब यहां पे सबसे पहले तो देखो टोटल कितने फोर्सेस है। तो टोटल यहां पे 4 फोर्सेस है रिजॉल्व वाले, इसके 2 और इसके 2 है ना। तो टोटल है 4 फोर्सेस और मोमेंट हम ले रहे हैं ए पॉइंट पे, चारों का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, वो ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है ना, तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, ए पे आने वाले और ए से जाने वाले सारे फोर्सेस 0। कोई भी फोर्स अगर ए पे आएगा या कोई भी फोर्स अगर ए से कहीं पे भी जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 होता है ना, इसलिए वो फोर्स भी 0, मतलब वो मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। यहां पे जो 4 फोर्सेस है, चेक करो 4 में से कितने फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे 450 न्यूटन की तरफ देखते हैं। देखो 450 न्यूटन की अगर बात करें तो 450 न्यूटन, अब इसको अच्छे से समझना क्योंकि गलती इसी में होती है, किसको 0 लेना किसको 0 नहीं लेना। असली कंफ्यूजन इसी में होता है ग्रिड के प्रॉब्लम्स में, और इसी के वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मोमेंट के बाद का पूरा आंसर रॉन्ग आता है। मोमेंट तक तो सब सही आता है, थीटा तक सही आता है, लेकिन उसके बाद रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मोमेंट में ही गलती होती है कि 0 किसको लेना नहीं लेना वगैरह है ना, उसमें गलती होती है। और डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई करना होता है ना, वहां पे भी गलती हो जाती है। देखो क्या क्या गलती होती है और आपको उससे कैसे बचना है समझ लो। सो मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले 450 न्यूटन को चेक करेंगे। 450 न्यूटन कहां से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है चेक करो। 450 न्यूटन का जनरेटिंग पॉइंट ये है, कौन सा? ये वाला। देखो ये है जनरेटिंग पॉइंट। 450 न्यूटन यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, देखो यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे
ऐसे, है ना। 450 न्यूटन का जनरेटिंग पॉइंट ये है और हमने उसको रिजॉल्व बाहर किया है। देखो बाहर रिजॉल्व किया है, रिजॉल्व कहीं पे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो अंदर रिजॉल्व करो, आप चाहे तो बाहर रिजॉल्व करो। अगर आपको अंदर यहाँ पे रिजॉल्व करना है तो ये ऐसे उसके कंपोनेंट्स ऐसे जाएंगे, ऐसे इस तरह से। अगर आपने अंदर रिजॉल्व किए तो 450 न्यूटन यहां से निकल रहा है, ये है आपका 450, ठीक है। तो जब अगर आपको बाहर रिजॉल्व नहीं करना है, अंदर अगर आपको रिजॉल्व करना है तो ये जाएगा उसका कॉस कंपोनेंट और ये जाएगा उसका साइन कंपोनेंट। ऐसा हमने वहां पे शो किया है। आप चाहे तो यहां पे भी शो कर सकते हैं, कॉस और साइन। हमने यहां पे शो किया है कॉस और साइन, क्योंकि यहां पे जगह थी अच्छे से लिखने के लिए, इसलिए यहां पे जगह नहीं थी, इसलिए हमने अंदर नहीं, हमने बाहर रिजॉल्व किए। लेकिन अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर किए, अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर किए तो बताओ कि कॉस और साइन में से कौन सा कंपोनेंट ए से पास हो रहा है। कॉस और साइन में से देखो साइन कंपोनेंट देखो ए से पास हो रहा है। देखो ये साइन जो है वो आगे चल के ए से जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा, वो जीरो हो गया। हमने आपको कहा था ना, मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, तो ए से पास हो रहा है साइन कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और कॉस कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। कॉस कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में आएगा अगर हमने रिजोल्यूशन यहां अंदर लिए तो, ठीक है। अगर यही रिजोल्यूशन अगर हमने बाहर लिए, देखो अब बता रहे, अगर यही रिजोल्यूशन अगर हमने बाहर लिए तो कॉस और साइन में से बताओ कौन सा कंपोनेंट ए से पास हो रहा है। तो कॉस और साइन में से अब देखो कॉस कंपोनेंट ए से पास हो रहा है, साइन कंपोनेंट सेफ है, ठीक है। अब आपको इसलिए हमने दोनों वे से बता दिए। आप चाहे तो रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर करो या आप चाहे तो रिजोल्यूशन बाहर कंसीडर करो, चॉइस आपकी है। दोनों में से कोई भी एक जगह आपको रिजोल्यूशन कंसीडर करना है। क्या है कि कुछ बुक्स में ये प्रॉब्लम जो दिया है, कुछ बुक्स में अंदर रिजोल्यूशन करा के मोमेंट का इक्वेशन दिया है, तो कुछ बुक्स में बाहर रिजोल्यूशन करा के मोमेंट का इक्वेशन दिया है। तो कंफ्यूजन उसी में होता है कि रिजोल्यूशन अंदर लेना या बाहर लेना। चॉइस आपकी है, आंसर एक ही आता है। हम आपको देखना दोनों वे से सॉल्व करा के बताएंगे। अंदर भी रिजोल्यूशन करा के इक्वेशन लिख के देंगे, बाहर भी रिजोल्यूशन करा के इक्वेशन लिख के देंगे। चलो हम पहले अंदर रिजोल्यूशन लेके इक्वेशन बनाते हैं। अगर हमने अंदर रिजोल्यूशन लिए तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो रहा है, साइन कंपोनेंट जीरो हो रहा है, कॉस कंपोनेंट सेफ है, ठीक है। ऐसे में अगर कॉस कंपोनेंट सेफ है तो कॉस कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो देखो कॉस कंपोनेंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉस जो है ऐसा क्लॉकवाइज है, कॉस कंपोनेंट क्लॉकवाइज है। तो हम यहां लिख लेंगे कॉस कंपोनेंट क्या है, कॉस 450 कॉस ऑफ 36.869 इंटू डिस्टेंस 3। हमेशा ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है एंड वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा फोर्स पे परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो ये कॉस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, वो है 3, इसलिए हमने 3 लिखे प्लस के साथ, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, अब 722 की बात करते हैं, ठीक है। ये हमने रिजोल्यूशन अंदर लिया और अंदर लेके सिर्फ एक ही कंपोनेंट आया, दूसरा कंपोनेंट जीरो हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और इक्वेशन आपको लिख के बताएंगे, और ये देखो यहाँ पे और करके एक और इक्वेशन बताएंगे आगे चल के, जिसमें हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन बाहर लेके इक्वेशन फिर से बनाएंगे और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना, देखना दोनों का आंसर सेम आएगा। आता ही है, अगर नहीं आता है तो समझ लो आपने खुद कुछ रॉन्ग कर लिए, आता ही है, सेम आंसर आता है। चलो यहां पे हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट फोर्स देखते हैं 722 वाला। अब देखो ये 722 वाला जो फोर्स है उसका रिजोल्यूशन आपको कहां लेना है वो आप पहले तय करो। 722 कहां से निकल रहा है, उसका जनरेटिंग पॉइंट क्या है, देखो यहां से निकल रहा है 722, ये निकल रहा है। अगर ये 722 यहां से निकल रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यही से निकलेंगे ना। ये देखो दोनों कंपोनेंट्स भी यही से बाहर निकलेंगे, है ना। कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा और साइन कंपोनेंट कौन सा होगा, तो ये देखो इधर निकलेगा कॉस कंपोनेंट, इधर निकलेगा साइन कंपोनेंट। अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो देखो कॉस और साइन में से कौन सा ए से पास हो रहा है, तो अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो कॉस कंपोनेंट जो है वो ए से पास हो रहा है। देखो कॉस कंपोनेंट जो है वो ए से जा रहा है, साइन कंपोनेंट सेफ है, साइन कंपोनेंट इक्वेशन में आएगा, कॉस कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर कॉस कंपोनेंट जीरो हो गया क्योंकि वो ए से जा रहा है, साइन कंपोनेंट सेफ है, तो साइन जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लिखेंगे माइनस में साइन कंपोनेंट 722 साइन ऑफ
56.309 इंटू डिस्टेंस 2, ए से लेके साइन तक का डिस्टेंस, देखो इतना डिस्टेंस जो है ये 2 हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स है ना, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रिजोल्यूशन अंदर लिए हमने, तो कॉस कंपोनेंट 0 हो गया, साइन कंपोनेंट सेफ है। ठीक है, हो गया, मोमेंट का इक्वेशन बनके तैयार है। अगर आपने 722 का रिजोल्यूशन बाहर लिए तो चेक करो, बाहर अगर आपने लिए तो कॉस और साइन में से क्या कोई ए से पास हो रहा है? नहीं, कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है। कॉस कंपोनेंट जो है, ये कॉस कंपोनेंट यहां से जा रहा है, ए से पास नहीं हो रहा है, और ये साइन कंपोनेंट यहां से जा रहा है, ये भी ए से पास नहीं हो रहा है, ए तो इधर है ना। तो अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो दोनों कंपोनेंट सेफ रहेंगे, कॉस कंपोनेंट भी और साइन कंपोनेंट भी। ठीक है, तो फिलहाल हमने 450 न्यूटन का रिजोल्यूशन अंदर लिए, इक्वेशन में लिखे, और 722 का भी रिजोल्यूशन अंदर लिए, और हमने इक्वेशन मोमेंट का तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके थ्रू देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलो ये तो आंसर निकाल लेंगे, लेकिन चलो अब और वाला इक्वेशन बना के बताते हैं। मतलब अब दोनों का रिजोल्यूशन हम देखो बाहर हम लेंगे और फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे, तब देखना दोनों के थ्रू सेम आंसर आता है कि नहीं, ये प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं। चलो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का इक्वेशन, फिर से क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस रिजोल्यूशन बाहर लेंगे। हाँ, ध्यान से देखिए, अब देखना आंसर सेम आएगा। 450 न्यूटन का रिजोल्यूशन बाहर लेंगे, तो हमने आपको पहले ही बता दिए, बाहर अगर हमने रिजोल्यूशन लिए तो कॉस कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि वो ए से जा रहा है। साइन कंपोनेंट सेफ रहेगा, तो साइन कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, तो ये जो साइन कंपोनेंट है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब ये प्लस में आएगा, इनटू ए से लेके साइन तक का डिस्टेंस, यहां से लेके इतना डिस्टेंस कितना है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 450 साइन ऑफ 36.869 इंटू डिस्टेंस 4 हो जाएगा, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस। ठीक है, और अब हमने आपको यह भी बताया था कि 722 का रिजोल्यूशन हमने बाहर लिए तो दोनों कंपोनेंट सेफ रहेंगे, दोनों में से कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है। कॉस कंपोनेंट भी सेफ है, साइन कंपोनेंट भी सेफ है, दोनों इक्वेशन में आएंगे। तो चलो सबसे पहले कॉस कंपोनेंट को चेक करें, तो कॉस कंपोनेंट जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ऐसा कॉस कंपोनेंट उधर जा रहा है तो ऐसा ये क्लॉकवाइज है, कॉस कंपोनेंट क्लॉकवाइज है, मतलब ये प्लस में आएगा कॉस कंपोनेंट। ठीक है ना, और वर्टिकल डिस्टेंस आएगा उसका 3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस हमने आपको कहा था। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे कॉस कंपोनेंट 722 कॉस ऑफ 56.309 इंटू डिस्टेंस 3, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। और अब साइन कंपोनेंट ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 722 साइन वाला कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस में 722 साइन ऑफ 56.309 इंटू डिस्टेंस 4, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4। ठीक है, हो गया, इक्वेशन दोनों बनके तैयार है। आप देख सकते हैं पहली मोमेंट की जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ 2 फोर्सेस आए, दूसरी मोमेंट की जो इक्वेशन है उसमें 3 फोर्सेस आए। और अब आप दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर लो, आंसर 100% एक ही आएगा। चलो हम यहां पे चेक करके देख ही लेते हैं। तो ये आंसर आ चुका है -121.454 आंसर लिख रहे हैं, पहले वाले का आंसर। ठीक है, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का आंसर आ चुका है -121.454 न्यूटन मीटर, उसका यूनिट, ये आंसर आ चुका है मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, चलो अब दूसरे इक्वेशन के थ्रू हम चेक करके देखते हैं आंसर सेम आएगा क्या। इसका भी आंसर 121 माइनस में 0.447 है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है ना, स्लाइड डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वली माना जाएगा। आंसर आ रहा है 121.447, ये आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों मेथड आपको, हमने आपको ये ऐसा क्यों बताया, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। अब आपको अब पता चल गया होगा कि जो देखो डिफरेंट बुक्स में हमने आपको कहा 2 अलग अलग वे से दिया है, कुछ बुक्स में 0 लेके सॉल्व किया है, कुछ बुक्स में नहीं किया है, कुछ बुक्स में रिजोल्यूशन अंदर लिया है, कुछ बुक्स में रिजोल्यूशन बाहर लिया है। चॉइस पूरी आपकी है कि रिजोल्यूशन आपको कहाँ लेना है, ये पूरा डिसीजन आपका है। हमने आपको दोनों के थ्रू सॉल्व करके बता दिए हैं। एग्जाम में आप चाहे तो ऐसा लिखो या आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल मार्क्स आपको मिलना तय है क्योंकि आंसर एक ही आने वाला है ना, इसीलिए। लेकिन आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन का फायदा यह है कि सिर्फ 2 फोर्सेस वाला इक्वेशन बना है, छोटा इक्वेशन बना। दूसरा
जो मोमेंट का इक्वेशन है वो 3 फोर्सेस वाला इक्वेशन बना, थोड़ा सा लंबा इक्वेशन बना, ठीक है ना। आप हमेशा ये ट्राई किया करो कि इक्वेशन छोटे से छोटा बने, ये हमेशा ट्राई किया करो। मतलब आप हमेशा चेक किया करो कि कहां पे रिजोल्यूशन लेने से जीरो हो रहा है, रिजोल्यूशन अंदर लेने से जीरो हो रहा है क्या, रिजोल्यूशन बाहर लेने से जीरो हो रहा है क्या। ऐसा नहीं कि आपको सभी का रिजोल्यूशन हमेशा बाहर लेना है या सभी का रिजोल्यूशन अंदर लेना है। यहां पे तो हम, चलो एक और बात बता दें आपको, यहां पे हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन बना है इसमें दोनों का रिजोल्यूशन अंदर लिए थे और ये इक्वेशन बना है दोनों का रिजोल्यूशन बाहर लिए थे। आप चाहे तो एक अंदर एक बाहर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो 722 का रिजोल्यूशन बाहर लो, 450 का अंदर लो, तो भी वही आंसर आएगा। या आप चाहे तो 450 का बाहर लो, 722 का अंदर लो, तो भी वही आंसर आएगा। रिजोल्यूशन कहीं पे भी लो, किसी भी टाइप से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इक्वेशन अगर करेक्ट है, आपको सेम आंसर मिलने वाला है हर बार। आप चाहे तो रफ में ट्राई करके देख लो, आना ही चाहिए सेम आंसर। और अगर आंसर नहीं आ रहा है सेम, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ रॉन्ग किए। तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंट का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। इसलिए हमने आपको कहा था कि मोमेंट की वजह से ही गलती होती है, क्योंकि असली कंफ्यूजन यहाँ पे यही होता है कि किसको जीरो लेना या किसको जीरो नहीं लेना। दूसरी गलती होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वो आइडेंटिफाई करने में। तीसरी गलती होती है डिस्टेंस, आपको लिखते समय हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। तीसरी गलती वहां होती है। बस ये 3 गलतियां अगर आपने की है तो समझ लो आपका वो जो मोमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, आगे सब रॉन्ग आने वाला है, ठीक है। आई थिंक हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली मोमेंट हमें चाहिए था, मोमेंट मिल गया, और अब ये मोमेंट का यूज करो और एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकालो। लेकिन मोमेंट जो हमने निकाले हैं वो माइनस में आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आया है इसका मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट तो हमें मिलना तय है। तो चलो अब हम यहाँ पे मोमेंट का इक्वेशन, मोमेंट का जो रिजल्ट है उसका यूज करेंगे एंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का काम हो गया है, इसको हटा देते हैं और ये डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जगह बना लेंगे। तो चलो अब हम यहाँ लिख लेंगे नाउ एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स, ये फार्मूला है। बस वैल्यूज पुटअप करो, -121.454 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है 330.739 इंटू एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें एक्स मिलने वाला है। तो ये आंसर आ चुका है माइनस में -0.367 मीटर, -0.367 मीटर। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल गया। और अब बचा है वाई इंटरसेप्ट। तो चलो वाई इंटरसेप्ट यहाँ निकालते हैं। तो एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक काम करते हैं ना, ये जो लिखा है ऊपर यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों के लिए। और अब बस फार्मूला लिखना है वाई इंटरसेप्ट के लिए, फिर से ऐसा ही, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। सो -121.454 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है 760.507 इंटू वाई। तो वाई मिलने वाला है, तो ये आ चुका है 0.159 माइनस में -0.159 मीटर। और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे मिल चुका है। और इस तरह से ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट मिल गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट किए। क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो हमने सब कुछ स्टेप वाइज सॉल्व किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल फाइंड आउट किए, अल्फा एंड बीटा हमने उसको नाम दिए। एंगल का यूज करके हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को यहाँ पे रिजॉल्व किए। फिर हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करे, फिर हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करे, दोनों का यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करे, दोनों का यूज करके रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट करे, और फिर हमने मोमेंट फाइंड आउट करे। मोमेंट हमने आपको 2 तरह से करा के बताए, दोनों के थ्रू आंसर बिल्कुल सेम आया। ये फर्स्ट वे से हमने सॉल्व करा के बताए, ये सेकंड वे से सॉल्व करके बताए। आप दोनों में से कोई भी एक वे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। और फिर हम आसानी से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट उसके थ्रू फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किया है, कैसे फार्मूलेज अप्लाई किए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोमेंट कैसे अप्लाई करना और मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए और मोमेंट की आपको जरूर प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। तो ये था ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8।
इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।